नमस्कार दोस्तों। आज शुरू होनी है हमारी हिंदी के सिलेबस की पहली क्लास जिसका नाम है वर्णमाला। वर्णमाला बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से कम से कम एक किसी परीक्षा में दो और अगर अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं तो तीन भी प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। इस चैप्टर से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं फिर जैसे उच्चारण के आधार पर एक कैसा वर्ण कंठ तालव्य है, ओष्ठ है, तालव्य है, मूर्धन्य है, क्या है, या आवृतमुखी स्वरों की संख्या कितनी है या व्रतमुखी स्वरों की संख्या कितनी है, या अ का उच्चारण स्थान क्या है, या ऋ का उच्चारण स्थान क्या है, या मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, पश्च स्वर कितने हैं, अर्ध स्वर कितने हैं, मध्य स्वर कितने हैं। इस तरीके के सवाल है। इन प्रश्नों को समझ में नहीं आता, टकरा जाता है यार। हिंदी तो बहुत पढ़ी है बचपन से, क ख ग घ आ पढ़ते चले आ रहे हैं, पर इन सवालों का जवाब नहीं दे पाते। दिमाग घूम जाता है क्या। ये उतना मुश्किल है नहीं, बहुत ही सरल है, बस जरूरत है थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ इन्हें पढ़ने की। जैसे भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, समृद्ध स्वरों की संख्या क्या है, निम्न में से प्लुत स्वर कौन सा होता है, अर्धविभ्रत स्वर कौन सा होता है, विभ्रत स्वर कौन सा होता है, ये सब इसके क्वेश्चन एकदम शुरू करते हैं शुरू से। देखो भाषा क्या है, सबसे पहले तो हमें ये देखना है पशु पक्षियों की भी भाषा होती है लेकिन वो भाषा हमें समझ, हमारी भाषा होती है। भाषा दो प्रकार से होती है, एक होती है लिखने और पढ़ने की भाषा, एक होती है बोलने और सुनने की भाषा। भाषा बेसिकली कुछ भी नहीं है, ध्वनि। किस प्रकार की ध्वनि है, और हमें अगर किसी को कोई संकेत देना है, किसी से कोई बातचीत करनी है, किसी से कोई कम्युनिकेशन करना है, तो हम किस प्रकार की ध्वनि निकालें कि वो एग्जैक्ट वही बात समझ ले जो बात हम चाह रहे हैं। भाषा का मूल आधार ध्वनि है, ये भी एक प्रश्न है, कभी आ सकता है कि भाषा का मूल आधार क्या है। ऑप्शन में आया वर्ड, अक्षर, शब्द या ध्वनि। तो भाषा का जो मूल आधार है वो क्या है, ध्वनि। ध्वनि काय में इस्तेमाल होती है, बोलने और सुनने। जब लिखने और पढ़ने में उसी ध्वनि का इस्तेमाल होता है वर्ड के। तो वर्ड मोस्टली क्या है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं किसी भी प्रकार की ध्वनि के लिए हमने एक चिन्ह बना दिया। जैसे हमने कहा ए, उसके लिए हमने ये एक चिन्ह बना दिया ए। हम बोलेंगे ए, सुनेंगे ए, लेकिन लिखेंगे इस तरीके से और इसे ही ए पढ़ेंगे। ऐसे क्या समझ में आया कि भाषा की जो मूल आधारभूत इकाई है वो क्या है, ध्वनि या वर्ग। या का मतलब बोलने और सुनने के लिए ध्वनि, लिखने और पढ़ने के लिए वर्ड। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड। वर्ड के बाद होता है अक्षर। अक्षर मोस्टली क्या है, वर्ड होता है अपने आप में स्वतंत्र, जिसे स्वतंत्र रूप से लिखा जा सके। कोई भी स्वर वर्ण होता है, कोई भी व्यंजन अक्षर होता है। Yes. उदाहरण के लिए हमें लिखना है ना का, अगर हम इसको बहुत इसका विखंडन करें तो हम पाएंगे क, धन, आ, धन, म, धन, अ। ये माना जाता है कि कोई भी व्यंजन वर्ण हलंत के साथ लिखा जाता है। अगर उसमें हलंत नहीं, इसका मतलब उसमें छोटा वाला अ जुड़ा हुआ है। कोई भी वर्ड हलंत के बिना लिखा है तो उसमें अगर उसमें कोई मात्रा है तो वो मात्रा उसमें जुड़ी है। कुछ भी मात्रा नहीं है और बिना हलंत के लिखा है, इसका मतलब उसमें
अ जुड़ा हुआ है, छोटा वाला, जो वर्णमाला का सबसे पहला वर्ण अ, वो उसमें जुड़ा हुआ है। इसी को हम अगर मात्राओं में इसका विभाजन करते हैं, तो दो के लिए ये है, एक के लिए ये है। हालांकि इसकी क्यों इसकी कोई मात्रा नहीं है, या एक मात्रा होती है तो आप मान लीजिए व्यंजन की मात्रा। इस इसे लिखने के लिए तीन प्रकार के चिन्ह होते हैं। एक मात्रा के लिए ये, दो मात्रा के लिए ये, और तीन मात्रा के लिए। हिंदी की जो अंक प्रणाली होती है, हिंदी भाषा वाली देवनागरी में, उसमें तीन ऐसे लिखा जाता है। कई बार बहुत बड़े स्वर होते हैं, आपने देखा वो ओम कैसे लिखते हैं, ओ बनाया, उसके बाद लिखा तीन का अक्षर, फिर ओम। इसका मतलब क्या है, ओ का उच्चारण बहुत देर तक करना है। इसका उच्चारण हम कैसे करेंगे, ओ, जब देर तक उच्चारण करना है, तो उसकी तीन मात्रा मान ली जाती है। इसकी जब हम मात्रा मानेंगे तो इस पूरे की हम मात्रा मान लें, इसकी मात्राएं हम मानेंगे तीन। इसी को उपलब्ध स्वर कहते हैं। अब आपको बता, भाषा की मूलभूत इकाई, सुनने और बोलने में ध्वनि, लिखने और पढ़ने में वर्ण। अगर कहीं यूं ही लिख दिया कि भाषा की मूलभूत इकाई क्या है, तो ये दोनों विकल्प एक साथ नहीं होंगे। एक कोई सा है तो आप उसे लगा दीजिए, और आप प्रेफर कीजिए वर्ण। अगर ये पूछता है क्वेश्चन में कि बोलने और सुनने की मूलभूत या आधार इकाई क्या है, तो वो है ध्वनि। और लिखने और पढ़ने की वर्ण। वर्ण से बड़ा अक्षर। सभी वर्ण जहाँ क्रमिक रूप से लिखे जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, वर्णमाला। आप सबने पढ़ी है, अ से शुरू होती है, ज्ञान पर खत्म होती है। ये दो प्रकार की होती है, स्वर और व्यंजन। आज हम मोस्टली बात करेंगे स्वरों। इस क्लास में हम स्वरों को कंप्लीट करेंगे, उनके विभिन्न प्रकार कंप्लीट करेंगे, और फिर इसके बाद इसी चैप्टर की एक दूसरी क्लास होगी ये, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। एक क्लास में छोटा करके इसे बताना मैंने ठीक नहीं समझा। और अगर हम ये दो क्लासें कंप्लीट कर लेते हैं, तो हमारे एक या दो नंबर कन्फर्म किसी भी परीक्षा के लिए इकट्ठे होते हैं, जिनमें हिंदी पूछी जाती है, स्पेशली एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट एंड सम अदर एग्जाम्स। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। स्वर। अब तक हमने यहाँ तक जो देखा, स्वर क्या होते हैं और स्वर कितने होते हैं। जो स्वतंत्र रूप से लिखे, पढ़े, बोले जाते हैं, वो स्वर होते हैं। स्वरों की संख्या लिखने के लिए 13, 13। लिखने के लिए स्वरों की संख्या 13। अ आ इ ई ओ ऋ, ए ऐ ओ औ अं है। लेकिन उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10। घट कौन से गए, एक ये और दो ये। अगर हम इन दो, यहाँ से दो और ये एक निकाल देते हैं, तो उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या रह जाती है 10। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, 7, 8, 9 और 10। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10। लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या 13। उच्चारण और लिखने में कौन से तीन स्वर नहीं है, तो रेर नहीं है, और अंग और है नहीं है, जो आयोग और आएगा बात। अब हमें देखना है कि क्वेश्चन कहां से आते हैं। क्वेश्चन आते हैं स्वरों के भेद के आधार पर। स्वरों के विभिन्न आधार पर भेद होते हैं, हमें वही पढ़ना है। सबसे पहले होते हैं मात्रा के आधार पर भेद। मात्राएं तीन प्रकार से,
मात्राओं की गिनती 3 प्रकार से होती है। मात्राएँ तो हर एक स्वर की अलग प्रकार से होती है और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी विद्यार्थी होगा जो हिंदी की क्लास ले रहा है उसे मात्रा पता नहीं कि छोटी ई की मात्रा ऐसे लगाते हैं, बड़ी ई की ऐसे लगाते हैं या ओ की मात्रा ऐसे लगाते हैं छोटे वाले की। ये तो सबको पता है। वहाँ वक़्त खराब करने से बेहतर है ये समझा जाए कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर होते हैं 3 प्रकार के। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, अपलोप स्वर। ह्रस्व का मतलब क्या होता है? छोटा या लघु। ह्रस्व स्वर कौन-कौन से होते हैं? 4 होते हैं। ह्रस्व स्वर होते हैं 4। अ, छोटी ई, उ और रे। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4 और ये होते हैं एक मात्रिक। ह्रस्व स्वर की मात्रा कितनी होती है? 1। ह्रस्व स्वर कौन-कौन से? अ, ई, उ, ऋ। इनका मतलब छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋ। ये चारों ह्रस्व स्वर। इन्हीं का एक और नाम है, याद रखना वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। इनका एक नाम है मूल स्वर। इसी का एक और नाम, ह्रस्व स्वर के कितने नाम हो सकते हैं? ह्रस्व स्वर, इसी को बोलते हैं लघु स्वर, इसी को बोलते हैं मूल स्वर और इसी को बोलते हैं छोटे स्वर। ये सब इन्हीं के नाम हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। कौन से होते हैं? छोटा अ, छोटी ए, छोटा उ और ऋ। ये हो गए ह्रस्व स्वर 4। ह्रस्व के बाद होती है दीर्घ स्वर। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। दीर्घ स्वर, इसका मतलब होता है बड़ा। इनकी संख्या होती है 7। तो ये होते हैं द्विमात्रिक। जब वहां मात्रा जब काउंट करते हैं तो इनकी मात्रा ऐसे लिखी जाती है, उसकी ऐसे लिखी। ह्रस्व स्वर या लघु स्वर या मूल स्वर की मात्रा ऐसे लिखी जाती है। दीर्घ स्वर या बड़े स्वर 7 होते हैं। 7 कौन-कौन से होते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। अब कौन से बचे 4? दोनों ए और दोनों ओ। यानी आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये 7 क्या होते हैं? दीर्घ स्वर। अब आप कहेंगे साहब ए को और ओ को क्यों ले लिया? ए ये माना जाता है कि ए का मतलब होता है छोटा अ प्लस छोटी ई। सॉरी, छोटी ई। छोटा अ और छोटी ई से मिलके बनती है ए। तो इसलिए इसे भी बड़ा ही माना जाता है। ये कि बड़े स्वरों के समूह का सदस्य है। ह्रस्व स्वर या मूल स्वर या छोटे स्वर या लघु स्वर कितने होते हैं? 4। छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ और ऋ। बेहतर होगा आप क्लास में मेरे साथ साथ दोहराएं। इससे आपको याद करने में काफी सहूलियत रहेगी। ह्रस्व स्वर 4, छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ और ऋ। दीर्घ स्वर 7, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ। अब बात आती है, एक और कभी कभी क्वेश्चन आता है, क्लुप्त स्वर क्या होता है? देखो पहली बात तो ये है कि क्लुप्त स्वर हिंदी का हिस्सा नहीं, ये संस्कृत का हिस्सा है। दूसरी बात ये है, क्लुप्त स्वर की मात्राएं होती है 3। अब जब 3 मात्राएं होती है इसका मतलब 1 और 2 दोनों को मिला के कम से कम इतनी देर तक उसका साउंड होना। जैसे कई बार होता है, हे राम, तो इतना बड़ा उच्चारण होगा राम। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? इसका एक तरीका तो ये है, इसका मतलब क्या होगा? एक मात्रा छोटी और 2 मात्रा बड़ी, तो कितनी हो गई? 3। इसका एक ये भी तरीका है, सॉरी, इसे लिखने का एक ये भी तरीका है। 3 मात्राओं और यानी इसे हम देर तक उच्चारण करेंगे। हालांकि ये तरीका हिंदी में कतई प्रचलित है नहीं, ये संस्कृत का है। और बस कई बार
क्लुप्त स्वर से संबंधित कुछ पूछ लिया जाता है, थोड़ा बहुत तो आपको मोटा मोटी जानकारी होनी चाहिए, ज्यादा की आवश्यकता है नहीं। जैसे ओम लिखते हैं, देखो मैं आपको बताऊं, जैसे ओम लिखते हैं तो हमने क्या किया, ओ बनाया, फिर बहुत देर तक उच्चारण करना है तो हमने ये तीन का अक्षर बनाया और इसमें हालत लगाया, ओम या ऐसे ओम, बहुत देर तक उच्चारण किया, इसलिए इनको बोलते हैं प्लुत स्वर। मात्रा के आधार पर मूल स्वर, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर मूल स्वर या हासु स्वर, एक ही नाम, मूल स्वर, हासु स्वर, लघु स्वर, छोटे स्वर, ये कितने होते हैं? चार। अ, ए, ओ और रे, यानी छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और रे। तीन स्वर जिनमें दो दो मात्राएं होती हैं, वो कितने होते हैं? सात। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ए, ऐ, ओ, औ, सात। मतलब स्वर होते ही नहीं हिंदी में, तो जो कुछ भी था वो मैंने आपको सुनाया। आगे, जीव के प्रयोग के आधार पर भी स्वरों को बांटा गया है। कौन से स्वर हम जीव के अगले हिस्से से बोलते हैं, कौन से मध्य हिस्से से बोलते हैं, कौन से जीव का ये जो गले में हिस्सा होता है यहाँ से। इसके भी तीन भाग हैं, अग्र मध्य पश्च, यानी का मतलब जीव का अगला हिस्सा अग्रभाग हो गया या अग्र स्वर हो गए, जीव का ठीक बीच का हिस्सा तो वो मध्य स्वर हो गई, और जीव के सबसे अंदर जो है गले में जुड़ा होता है या जीव का पिछला हिस्सा या पश्च हिस्सा, तो वो हो गए पश्च। तो अग्र स्वर कितने होते हैं? अग्र स्वर होते हैं चार। आप जब भी ई बोलेंगे, आप कोशिश करके देखो, ई आप जीव के इस वाले हिस्से से बोलेंगे, यहाँ से। ए, ई, ओ, ऊ, ए, ऐ, ऊ, होठों से बोलते हैं, जीभ से नहीं बोलते। ए, ई, ए, ऐ, ये चार क्या होते हैं? अग्र स्वर। अग्र स्वरों की संख्या चार। मध्य स्वर सिर्फ एक होता है, बहुत बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है, निम्न में से मध्य स्वर क्या है? चार लिखती है, अ, आ, इ, ई। स्टूडेंट कंफ्यूज यार, इनमें से भी एक मध्य कैसे हो गया, क्योंकि वो चारों शुरू ही लिख दिए। अब कुछ लोग जिन्होंने पढ़ा नहीं उन्होंने मोटा मोटी अनुमान लगाया, स्वर कितने होते हैं? 11। तो चार चार के भी भाग करें, हो सकता है पहले भाग में तीन हो, दूसरे में चार, तीसरे में चार हो, तो अ, आ, ई, ये तो अग्र ही होंगे, बड़ी इला। ये मोटा मोटी एक स्टूडेंट का ये भी सॉल्व करने का तरीका होता है, हालांकि ये गलत। अग्र स्वर होते हैं चार, ए, ई, ए, ऐ, और मध्य स्वर होता है सिर्फ एक, छोटा अ। जीव के बिल्कुल बीच वाले हिस्से से आवाज निकलती है, आप बोल के देख ले, प्रैक्टिस कर ले। अ, जीव के बिल्कुल मध्य भाग से इसका स्वर उत्पन्न होता है, अ। मध्य स्वर कितने होते हैं? एक, वो भी क्या, छोटा वाला अ। उसके बाद होते हैं पश्च स्वर, हम कृषि स्वरों की बात कर रहे हैं। चार यहाँ हो गए, एक यहाँ हो गए, तो बचे कितने? पांच। कौन कौन से बचे जो यहाँ नहीं थे? छोटा आ गया हमारा मध्य स्वर में, तो आ में क्या बचा? बड़ा वाला आ। ई दोनों वहां आ गई, ए दोनों वहां आ गई, तो बचा क्या? छोटा वाला अ। ओ, उ, ओ, औ, ये लिखा छोटा वाला अ, सॉरी ये बड़ा वाला अ, उ, उ, ओ, औ। ये पांच क्या होते हैं? पश्च स्वर। देखो, पहले हमने मात्राओं के आधार पर कैलकुलेशन, मात्राओं के आधार पर स्वर कितने थे? मात्राओं के आधार पर हमने तीन प्रकार के देखे, लघु स्वर या दीर्घ स्वर या ह्रस्व स्वर या मूर्ख स्वर, एक भाग में थे चार। उसके बाद सात का आया हमारा दूसरा वाला स्वर, कौन सा? दीर्घ स्वर। उसके बाद प्लुत स्वर, स्वरमाला में नहीं है वो, तो ये किसी का देर तक उच्चारण करना है तो उसके लिए प्लुत स्वर होगा। वो थे मात्राओं के आधार पर। ये क्या है? जीव के प्रयोग के आधार पर। अग्र स्वर
अग्र मतलब अगले हिस्से वाले, मध्य स्वर बीच के हिस्से वाले, और कश स्वर जीव के अंदरूनी हिस्से वाले। अग्र स्वर में चार, दोनों ई, दोनों ए। मध्य स्वर में एक, छोटा अ। जो बाकी बचे वो ही पांच गले से वाले, जीव के पिछले हिस्से से वाले, इन्हें क्या बोले, पश्व। पश्व में कौन से होते हैं, बड़ा आ। उसके बाद दोनों उ उ ओ औ, और जिनमें बोले, ये पश्व। इसके बाद अब आते मुख द्वार खुलने के आधार पर एक वर्गीकरण है। मुंह कितना खुलता है? बहुत इंटरेस्टिंग वर्गीकरण है, और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। देखो, इसके चार वेद, दोनों से तो दो वेद है। पहले विव्रत और समृत, उसके बाद अर्धविव्रत और अर्धसमृत। तो हम पहले समझते हैं कि विव्रत क्या होता है और समृत क्या होता है। विव्रत, जहां हमारा मुंह थोड़ा बड़ा हो, विव्रत, मुंह खुले, कते जबड़े न बचे। आ, ए, ओ, मतलब मुंह खुले, जबड़ों से खुले, ये नहीं कि सिर्फ यहाँ से खुले, जबड़ों से, वो होता है विव्रत। आ, ए, औ। अब इसमें जो दीर्घ स्वर है वो विव्रत में, इन्हीं के जो छोटे वाले हैं, वो अर्ध विव्रत। अ, ए, ओ, छोटे वाले अर्ध विव्रत में, और बड़े वाले विव्रत। समृत क्या होता है? समृत होता है मोस्टली मुंह खुले तो, लेकिन जबड़े ना खुले, थोड़ा कम ही खुले, जैसे कि ऊ, जबड़े ज्यादा ना। इसके जो दीर्घ होते हैं वो समृत स्वर में होते हैं, और जो इसके लघु होते हैं वो अर्ध समृत स्वर में होते हैं। कहने का मतलब, विभ्रत स्वर में आ, ए, ओ। अर्ध विभ्रत में अ, ए, ओ। विभ्रत में तीन, अर्ध विभ्रत में तीन, कितने हो गए, छह। अब समृत में कितने बचे, चार। कौन कौन से बचे, समृत में ई, उ, और अर्ध समृत में इन्हीं के छोटे वाले, छोटी ई होती है। That's it। कहने का मतलब, मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर चार प्रकार के, समृत, अर्धसमृत, विव्रत, अर्धविव्रत। इसके बाद अगला, ओठ की स्थिति के आधार पर, ओठ की स्थिति के आधार पर होते हैं आवृत मुखी, अवृत। देखिए, वृत्त मुखी का मतलब है सीधा सीधा, अगर हमारे होठ गोल शकल ले लें, वृत्त की तरीके के हो जाए। आवृत में क्यों होगा, कैसी भी शकल ले लेकिन वृत्त न बने, वो हो गया आवृत मुखी। अब वृत्त बन गया तो वृत्त मुखी। आवृत मुखी में होते हैं छह, अ, आ, ए, ऐ। ये कितने हुए, छह। गोल कहाँ बनता है, उ और ओ में ही गोल बनता है, सीधी सी बात है। तो ओ, उ, ओ, औ, ये कैसे हुए, ये वृत्त मुखी। ये बहुत सरल है, क्वेश्चन कम ही आते हैं, पर आते हैं, बहुत सरल। होठ जब एक वृत्त बना है तो वृत्त मुखी, और होठ वृत्त न बना है, आवृत मुखी। वृत्त उ और ओ दो ही में बनता है, बाकी में वृत्त नहीं बनता। ये थे स्वरों के विभिन्न प्रकार। अब मौखिक स्वर या निरानुनासिक क्या होते हैं, उससे पहले आप अनुनासिक समझ लीजिए। ऐसा कोई भी स्वर जिसका उच्चारण करते हुए नाक का प्रयोग हो। कुछ अलग से भी होती है, जैसे कंदबिंदी होती है, जैसे हम इसके अंगना, जैसे आने लगा है, अंगना, चंद्र बिंदी लगाए, क्या क्या, पेड़ई, पेड़ई, ये वाली
जब हम चंद्र बिंदी लगाते हैं तो वो थोड़ा नाक का हमें सहारा लेना पड़ता है उन्हें बोलने के लिए। जैसे सांस, सांस, ध्यान रखना चंद्र बिंदी लगाने से पूरा अर्थ बदल जाता है। इसी को आप लिख दो सास। सास का मतलब हो गया पत्नी या पति की माँ। पुरुषों के लिए पत्नी की माँ, महिला के लिए पति की माँ। लेकिन सांस का अर्थ होता है श्वास। हम जो श्वास लेते हैं तो इससे अर्थ बदल जाता है। जितने भी स्वर हमें चंद्र बिंदी लगानी पड़ती है, ऊपर बिंदी लगानी पड़ती है, वो कैसे होती है? नासिक होते हैं। अनुनासिक, जो हम आंख का सहारा लेके बोलेंगे, ये हो गए अनुनासिक। और जो अनुनासिक नहीं है वो सब कौन से हो गए? निरानुनासिक। अगर कोई ये पूछ ले कि निरानुनासिक स्वर कौन से हैं, तो ऐसा कोई भी स्वर जिसके लिए आपको नाक का सहारा लेना पड़े वो निरानुनासिक है। अ आ ए ई ओ, ये क्या है? निरानुनासिक। जब इसी में चंद्र बिंदी लग जाए तो ये अनुनासिक। चांद, कौन सी बात? चंद्र बिंदी है, चांद, ऐसे। आयोग वाक, ये दो ही होते हैं, हमेशा याद रखो, अंग और है। एक चीज और, घोष अघोष क्या होता है ये हम व्यंजन की क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ इसका थोड़ा सा जिक्र है, आप समझ लीजिए। जब किसी भी ध्वनि को रिलीज करते समय थोड़ा सा प्रकंपन होता है हमारे गले में या नाक में, जब कोई ध्वनि प्रकंपित होके बाहर आती है, थोड़ी सी कंपन होके बाहर आती है, तो उसे घोष बोलते हैं। घोष या सघोष। जितने भी स्वर होते हैं वो सभी स्वर घोष होते हैं, घोष या सघोष, एक ही बात। सभी स्वर कैसे होते हैं? घोष या सघोष, कोई भी स्वर अघोष नहीं। व्यंजन कुछ सघोष होते हैं, कुछ अघोष होते हैं, वो हम व्यंजन में पढ़ेंगे, लेकिन स्वर सभी घोष ही होते हैं। आयोगा क्या होते हैं? अंग और है। सभी स्वर कैसे होते हैं? सघोष। अब तक हमने कितने आधार पर इनका वर्गीकरण देखा? देखो, हमने चार पांच आधार पर वर्गीकरण देखा। पहले मात्रा के आधार पर तो हुए हस्त, दीर्घ और प्लुत। उसके बाद हमने जीव के आधार पर देखा अग्र, मध्य और पश्च। उसके बाद हमने मुख द्वार खुलने के आधार पर देखा विव्रत और विव्रत। हमने आपको बताया कि जब जबड़े सहित मुंह खुले तो विव्रत, जबड़े सहित जो पूरा खुले तो विव्रत, जबड़े सहित आधा मुंह खुले तो अविव्रत, बिना जबड़े के पूरा खुले तो संव्रत, तो बिना जबड़े के आधा खुले तो अर्थ। इसमें तीन, इसमें तीन, इसमें दो, इसमें दो। आ ए औ ये विव्रत, अ ए ओ और विव्रत, ई और उ संव्रत और छोटी और छोटा अर्थ। ये तीन प्रकार हुए। चौथा, ओठ खुलने की स्थिति पे आवृत मुखी और व्रतमुखी। ये तो सबसे सरल है। ओठों का जब व्रत बने किसी को बोलते हुए तो व्रतमुखी, जैसे उ और ओ दो ही होते हैं, दोनों उ और दोनों औ। जैसे ओ उ, ओ औ, इन्हें बोलते हुए क्या होता है? हमारे होठ गोल होते हैं। बाकी जितने स्वर हैं उन्हें बोलते हुए होठ गोल नहीं होते, तो आप बस। अनुनासिक जिनके लिए नाक का सहारा लेना पड़े, आयोग व अंग और है होते हैं, और सभी स्वर घोष होते हैं, सब होते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण चीज है कि इनकी आवाज कहाँ से निकलती है, इस पे बहुत क्वेश्चन आता है। थोड़ा सही एक क्रम से लिखे हुए हैं, आपको याद तो करने पड़ेंगे, समझा हम देते हैं। अ और आ, इनकी आवाज कंठ से निकलती है, आप कभी कोशिश करना। अ, आ, यहां से निकलती है आवाज। इ, ई, इनकी निकलती है तालू से। ता, इ, ई, जो जीभ के साथ, और वैसे भी ये अग्र स्वर, जीभ के अगले हिस्से से। इनकी ध्वनि के लिए हम जीभ के अगले हिस्से का इस्तेमाल करते होता है। ये कैसे? अग्र स्वर। ए, ई, ये ये है तालम। ओ ऊ, बहुत देर से आपको बता रहे हैं कि ऊ तो होठ से ही आवाज निकलती है, होठ से ही
ये आवृतमुखी भी होते हैं, सॉरी व्रतमुखी। ओ ऊ, तो ये कौन से ओष्ठ है। ए क्या होता है, कंठ और तालु दोनों मिला के आवाज करती है ए। कंठ के साथ जीभ का प्रयोग करना, आ में केवल कंठ का प्रयोग करना अ, इसके और ई में सिर्फ जीभ का प्रयोग करना। और ई और ए का संयुक्त रूप क्या होते हैं, ए, तो इसके लिए कंठ और तालु दोनों का प्रयोग करना। ए आई। ओ क्या होता है, ओठ का सारा तो लेंगे लेकिन आवाज कंठ से निकाले। ओ औ, तो ये क्या हो जाता है, कंठोष्ठ है। ऋ, जीव को ऊपर जाके तालु से लगाएंगे तो मूर्धन्य होगी। वैसे जब व्यंजन पढ़ेंगे तब देखेंगे क्या वर्ग भी मूर्धन्य होते हैं। ऐसे ही इसका उच्चारण होता है ऋ। जीव जाके ऊपर के हिस्से में जब तक सटेगी नहीं उच्चारण होगा ही नहीं। करके देखो, करो प्रैक्टिस। ऋ, जीव को आपको ऊपर के हिस्से से सटाना पड़ेगा। या जो तालु होता है इसे हलुआ बोलते हैं, तालु। हाँ वही वाला तालु। और हलुआ खाते हैं। यस यस, दैट्स इट। उसके बाद अंग और नासिक होता है, और अह जो विसर्ग ध्वनि होती है कि बहुत बार पूछ ली जाती है, ये भी कंठ की ही ध्वनि है। जहां से आ निकलता है, जहां से अ निकलता है, वहीं से अह निकलता है। एक बार रिपीट करते हैं। अ और आ और है, ये वाला विसर्ग वाला, ये तीन कंठ से। ई तालु जी, ई ई ई ई दाल। ऊ फोटो से ऊ ऊ। अब ए और ऐ, ए क्या होता है, आ और ई का मिलन होता है। आ और ई को जोड़ के ही तो ए बनता है। ए की अंग्रेजी में क्या होती है, ए आई होती है। तो जब ए होती है अ की, आई होती है ई की, इन दोनों से मिलकर बनता है ये कंठ से ये तालु से, तो एक ऐसे बन जाएगा, कंठ और तालु दोनों को जोड़ दो तो क्या बनेगा, कंठ तालु। ऐसे ही ओ, अ का जो बेस लिखेंगे वो तो कंठ से ही निकलेगा। और ओ बोलना तो होठों को गोल करना पड़ेगा। तो ओ का ऐसे हो गया कंठ और ओठ, कंठोष्ठ। तो मतलब हो गया कंठ धर ओ। इसका मतलब हो गया कंठ और ओठ दोनों को मिला के क्या बनता है, इससे क्या बनता है, और अंग। ऋ मूर्धन्य होता है, जीव को ऊपर लगाना होता है। अंग नासिक के होता है, और हृदय आपको होता है कंठ। That's it। अब देखते हैं कि आप उन प्रश्नों को अब कितना हल कर पाते हैं, बताइए। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, हमने आपको बताया। लिखने और पढ़ने के लिए सबसे छोटी इकाई वर्ड, बोलने और सुनने के लिए सबसे छोटी इकाई ध्वनि। ध्वनि का तो यहाँ चित्र नहीं है, तो यहाँ सही ऑप्शन क्या है आपका, वर्ड। निम्न में से कौन सा अर्ध विभ्रत स्वर नहीं है, आप बताइए विभ्रत स्वर कौन से थे और अर्ध विभ्रत। विभ्रत कौन से थे, होठों के खुलने के आधार पर। तो विभ्रत जो बड़े, और ये कौन सा पूछ रहा है, अर्ध विभ्रत, तो इसमें बड़ा तो कोई लिखा ही नहीं। अ ए ओ, ये क्या है, ये तो अर्ध समृद्ध है, छोटी ई। बड़ी ई समृद्ध स्वर। यही दिक्कत होती है। अभी आप जब क्लास ले रहे थे तब उतना इंटरेस्ट आप में नहीं जगा, अब आप सॉल्व कर रहे हैं, अब आपको लग रहा है बैक करके क्लास। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, क्लास को पॉज कीजिए, थोड़ा पीछे जाइए, फिर देखिए, फिर आप इसका जवाब पाएंगे। इनमें से प्लुप्त स्वर कौन सा है, इनमें से कोई स्वर प्लुप्त नहीं है, प्लुप्त तो स्वर हमारे यहाँ है ही नहीं। इस पर तो थोड़ी सी बात हुई थी, यही है जिसे जिसे बोलने में बहुत ज्यादा वक्त लगे, कम से कम 3 गुना वक्त लगे सामान्य स्वर की बजाय।
कम से कम 3 हो, इससे ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं। उसे क्या बोलते हैं? फ्लुप स्वर। ओ, वो वाला। समृद्ध स्वरों की संख्या। विव्रत 3, अर्धविव्रत 3, समृद्ध 2, अर्धसमृद्ध 2। कौन कौन से? एक तो ई होती है समृद्ध स्वर में, और दूसरा ई और यू। आ रहा है समझ? यही हल करना। दीर्घ स्वरों की संख्या। दीर्घ स्वर कितने? मात्रा के आधार पर आपको बताएंगे। ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, छोटे स्वर या मूल स्वर, वो कितने होते थे? 4। जब उनमें चौथा रेल था, तो रेल को छोड़ के कितने स्वर होते हैं? 10। अब कितने बचे? रेल सहित तो 11 हो गए। 4 हमारे उसमें चले गए, लघु में, तो 11 में से 4 गए तो कितने बचे? 7। अब कौन कौन से 7 होते हैं ये? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ, ए, ऐ, ओ, औ। यही है ना? मूल स्वरों की संख्या। वही क्वेश्चन, मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, छोटे स्वर। 4। छोटा अ, छोटी ई, छोटा ओ और रे। कौन कौन से? अ, ए, ओ और रे। ये कौन कौन से होते हैं? बड़ा आ। थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो सॉल्व हो ही जाएगी। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है 100%। मध्य स्वर कितने होते हैं? सिर्फ एक। जीव के आधार पर जो बंटवारा था, मध्य स्वर होता है सिर्फ एक, छोटा अ। स्पष्ट स्वर कितने होते हैं? 5। स्पष्ट स्वर बताइए कौन कौन से हैं? स्पष्ट स्वर कौन कौन से होते हैं? नहीं पता? स्पष्ट स्वर। हाँ। ओ, 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 औ। ये होते हैं 5। अगला क्वेश्चन। आवृतमुखी स्वरों की संख्या। व्रतमुखी कितने होते हैं? आवृतमुखी कितने होते हैं? व्रत जिनमें जो व्रत बने, व्रत किन में बनता है? उ और ओ में बनता है, दोनों के छोटे और बड़े कितने हो गए? 4। कुल स्वर कितने? 10। यहाँ हम रेखा तो वर्गीकरण नहीं कर रहे, तो कुल स्वर कितने? 10। 4 कौन से होते हैं? व्रतमुखी। तो आवृतमुखी कितने बचे? 6। और कौन से बचे? अ बचा, आ बचा, ई बचा, ई बचा, ए बचा, ई बचा। जब उ और ओ इनमें होठगोल होते हैं तो ये व्रतमुखी होते हैं। अग्र स्वर होता है, ये कितने होते हैं? ई और ए दोनों के छोटे और बड़े, यानी 4। ई ऐसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ये 4। अ का उच्चारण स्थान क्या है? अभी आपको ओ कहां से आवाज आती है? कंठ से। उच्चारण के आधार पर फिर कैसा है? ऊपर की र, यानी मूर्धन। ये है क्वेश्चन। अब बताइए, स्वरों के वर्गीकरण के आधार पर अ को निम्न में से किस वर्ग में नहीं रखा जा सकता है? स्वरों के वर्गीकरण के आधार पर को निम्न में से किस वर्ग में नहीं रखा जा सकता है? हर्ष स्वर। हर्ष स्वर क्या होते हैं? 4 होते हैं। फ, ए, ओ, र। कहने का मतलब इसमें तो आया, ये होते हैं 4।
कौन कौन से अ, ए, ओ और ऋ। इसमें तो ये रहा, ये ऑप्शन कट, इसमें तो अ है। ये यही तो पूछ रहा है कि अ को निम्न में से किसमें नहीं रखा जा सकता है। मध्य स्वर एक ही होता है, मात्र एक। तो क्या होता है अ। ये ऑप्शन भी खत्म। अब अर्ध समृद्ध, पहले तो समृद्ध बताओ, फिर अर्ध समृद्ध बताना। समृद्ध स्वर कौन से होते हैं? अरे तो होते हैं ई और ऊ। जबड़ा न खुले पर मुंह खुले, समृद्ध। और जबड़ा न खुले पर मुंह आधा खुले तो अर्ध समृद्ध। ई और ऊ क्या होते हैं? समृद्ध। और छोटी ई और छोटा ऊ अर्ध समृद्ध। इसमें तो दो ही होते हैं, क्या क्या होते हैं? छोटी ई और छोटा ऊ। तो है नहीं। आवृत मुखी में, आवृत मुखी में छह होते हैं, आपको बताया था। तो आ, ए, ई, ए, जिनमें होठ गोल न हो, आवृत मुखी। तो आ यहाँ भी मिल गया, आ यहाँ भी मिल गया, और अ यहाँ भी मिल गया, तो बचा क्या? यही तो बचा। अर्ध समृद्ध में जो ऊ है, अर्ध समृद्ध में अपो शामिल नहीं किया जाता। उच्चारण के आधार पर एक ऐसा वर्ण है। ई तालु से होता है, अ कंठ से होता है, और अ और ई का मेल करके ए बनती है। कंठ तालु भी सही है। That's it। पता है थोड़ी सी दिमाग का दही तो हुआ होगा, पर कोई नहीं। एक बार क्लास लीजिए, फिर दोबारा क्लास लीजिए, थोड़े से नोट्स बनाए। जरूरत पड़े तो आप तीसरी बार क्लास लीजिए, उससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, वो कभी आप भूलेंगे। और इतनी महत्वपूर्ण है कि आप कोई भी कंपटीशन की परीक्षा देने जाएंगे, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जहाँ हिंदी पूछी जाती है, और यहाँ से प्रश्न आना बिल्कुल जरूरी। 100% सत्य है कि यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाएगा। दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास। सो सभी विद्यार्थियों से मेरा यही अनुरोध है कि इसे आप, अगर एक बार में कंप्लीट नहीं होती तो दो बार तीन बार गहराई से इस क्लास को लें, और अपने आपको उस चुनौती के लिए प्रबल दावेदार के रूप में तैयार करें। ओके दोस्तों, आज की क्लास यही, कल आपको बताएंगे व्यंजन। जय हिंद, जय भारत।